हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। थैंक यू सभी बच्चों को फॉर विशिंग मी ए हैप्पी टीचर्स डे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस कि आप जो कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हो। ठीक है, सभी लोग अपने गोल को अचीव करें। चलिए, तो बच्चों आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? चलो, अगेन आई एम जस्ट थैंकिंग ऑल ऑफ यू। सभी को थैंक्स फॉर विशिंग मी ए हैप्पी टीचर्स डे। सभी बच्चों को थैंक यू एंड अगेन आई एम गिविंग बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू टू अचीव योर ड्रीम एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। ठीक है, तो हाँ, आशा करते हैं कि हम दोनों साथ चलकर जहां आप जाना चाहते हैं वहां पे पहुंच जाएंगे। बस आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमेशा लगे रहिए। डोंट गिव अप एनी टाइम। ठीक है, गिव अप नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, खुश रहना है और फिर पढ़ते रहना है। तो पढ़ाई जो है इतने के बाद आती है। पहले अपने हेल्थ को ध्यान रखना है, खुश रहना है, ठीक है, और मेंटली जो है बैलेंस रहना है। उसके बाद जो है पढ़ाई आती है, तभी जाके आपको उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी में विच चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बच्चा पूछ रहा है। मैंने कहा था आपको कि इसमें फोर्स कॉन्सेप्ट एनएलएम का यूज होगा। ठीक है, फ्रिक्शन का भी यूज होगा, बेसिक, और जो अभी हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा उसका भी यूज होगा। तो जितनी फंडामेंटल चीजें हैं ये तीनों प्री रिक्वेसाइड है भाई इस चैप्टर के लिए। ठीक है, एनएलएम, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन, उसके फंडामेंटल्स। तो एटलीस्ट फंडामेंटल्स उसके जान लीजिए उस चैप्टर के, जिससे आप इस चैप्टर को कवर अप कर पाओगे। ठीक है, चलो तो बच्चों मैंने वर्क के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत फेमिलियर कराया था जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। याद होगा सभी बच्चों को कि जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो वी हैव ए इंट्रोडक्शन विथ वर्क के साथ हमने एक इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, तो कोई बताएगा कि वो वर्क हम जनरली क्या डिफाइन करते हैं? थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे बच्चे कि व्हाट इज वर्क। वर्क क्या बोलते हो फिजिक्स की भाषा में? फिजिक्स की भाषा में वर्क का क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में सर्कुलर मोशन भी यूज होगा, बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सर्कुलर मोशन के, सर्कुलर मोशन से वर्क पावर के, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक बात है। ठीक है, देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इसका जनरल जो फॉर्मूला है, जरूरी नहीं है ना कि फोर्स अपना कांस्टेंट है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं एफ डॉट एस, बिल्कुल सही लिख रहे हो, बट दिस इज फॉर पर्टिकुलर कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? इट इज बेसिकली व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। तो व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ फोर्स? वर्क के लिए आप W जो बोलते हैं वो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन
एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, ठीक है। दो का डॉट प्रोडक्ट होता है। क्यों डॉट प्रोडक्ट होता है ये मैं आपको बता चुका हूं डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा और रिकैप करेंगे अभी। दिस इज द जनरल एफ डॉट एस, ये डी एस, दैट इज योर नेट वर्क डन, जिसमें कि एफ अपना वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक बात है। अब देखो ये अपना जनरल फॉर्मूला है वर्क के लिए, आप ये बोल सकते हो दिस इज द जनरल रिजल्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो अब यहाँ पे फोर्स 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है। जैसे थोड़ा सा जो हमने वेक्टर में पढ़ा है उसको आपको याद दिलाने के लिए कुछ रिकैप करा रहा हूं। मान लो फोर्स अपना है माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें बताना है फाइंड वर्क डन वेयर के इज ए कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट, K is a constant, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी। तो मान लो x इक्वल टू ए से 2a ले लो, ठीक है। x इक्वल टू ए मीटर से x इक्वल टू 2a मीटर तक, ठीक है। x इक्वल टू ए से x इक्वल टू 2a मीटर तक मूव कराने में हमें क्या वर्क करना पड़ेगा। तो अब ये सभी बच्चे देख रहे हैं कि ये जो वर्क है ये अपना फोर्स है, ये 1 डायमेंशन है, वो x पे डिपेंड करता है ना। वेर x इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, x अपना x कोऑर्डिनेट है ना, x अपना x कोऑर्डिनेट है। तो अपना जो फोर्स है वो भी x डायरेक्शन में। तो ये बहुत आसानी से सभी बच्चे कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि भाई अपना जो बॉडी है, जो बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, जिस बॉडी पे मान लो ये फोर्स लग रहा होगा, ये बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है और इसके वजह से अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होता जा रहा है। तो हम लोग जो फोर्स है इसी डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है यहां ds वेक्टर आप क्या लोगे, यहां पे ds वेक्टर जो होगा वो लिखा जाएगा कुछ dx i कैप, है ना। ds वेक्टर है 1 डायमेंशन लिखा जाएगा, ठीक है। तो ds वेक्टर जो हो जाएगा वो ds वेक्टर जो है वो dx i कैप लिख रहे हैं। उसका रीजन सभी को क्लियर है, क्योंकि फोर्स अपना 1 डायमेंशन है। तो बस, और जिस डायरेक्शन में ds हमेशा किधर लेते हो, ds हमेशा जो है जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा आप फोर्स की डायरेक्शन में लेते हो। तो बेटर है कि आप इसको f डॉट ds में, ds जनरली आपका अगर 1 डायमेंशन है, अगर 1 डायमेंशन है तो आप हमेशा ds को 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। तो 1 डायमेंशन अगर है, पहले मैंने 1 डायमेंशन का एग्जांपल दिया है, तो 1 डायमेंशन है तो ds को आप पैरेलल ही लोगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि f डॉट ds हमेशा पैरेलल होगा, तो f ds लिख सकते हो, है ना। तो यहां पे f वेक्टर पैरेलल टू ds वेक्टर है, ठीक है। ये सब आपने किया हुआ है वेक्टर में फिर भी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, w इक्वल टू एफ और ds है dx i कैप, ठीक है। अगर आप वेक्टर लिखना चाहो, वेक्टर वाइज लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है। और ds अपने पास dx है, तो आप खुद ही डॉट लेना शुरू करोगे तो आपको मिल जाएगा dw क्या होगा। अच्छा, ये सभी बच्चों को क्लियर है कि इसको इंटीग्रेट क्यों करना पड़ रहा है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कि इसे इंटीग्रेट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि फोर्स हमारा x का फंक्शन है। तो इतना सभी बच्चों को आइडिया है कि हर मोमेंट पे फोर्स चेंज होगा, हर मोमेंट पे फोर्स चेंज होगा। तो हम क्या मान के चलेंगे कि जो हमारा dx के लिए, ठीक है, dx के लिए जो हमारा फोर्स होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि dx एक बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो आप ये बोल सकते हैं कि f एट x डॉट dx,
डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू एफ एट एक्स कितना है, वो है माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप डॉट डी एक्स कितना है, डी एक्स आई कैप। आई डॉट आई सभी बच्चों को पता है क्या होता है, 1। तो यही चीज मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था, तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे। टोटल वर्क डन आपको चाहिए फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू 2a तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू 2a तक, ठीक है। तो आप टोटल वर्क यहां से निकाल सकते हो, वो होगा माइनस के और ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा a से 2a। तो वर्क बच्चों देखो यहां पे अपने आप साइन के साथ भी आएगा, तो ये -1 अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, तो k 1 अपॉन 2a -1 अपॉन a। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा W का, वो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, -k अपॉन 2a, -k अपॉन 2a। बहुत बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, बट उन्होंने साइन नहीं देखा, साइन उन्होंने नहीं लिया है। साइन को देखिएगा, साइन आपको एक इंटीग्रेशन का भी माइनस आएगा, है ना, इंटीग्रेशन का भी, एक मिनट, हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन का भी माइनस आएगा जो प्लस हो जाएगा, और a से 2a तो 1 अपॉन 2a, तो यहां से भी आपको एक माइनस मिलेगा। नाउ दिस माइनस साइन क्या आपको रिवील करता है, माइनस साइन आपको क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि इसका वर्क डन नेगेटिव होगा, इसका वर्क डन नेगेटिव होगा, है ना। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन अपना नेगेटिव होगा। ये क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई प्रिंस, बहुत बढ़िया। तो ये अपना नेगेटिव होगा, यहां से भी दिख रहा है सभी बच्चों को कि हालांकि यहां पे मैंने फोर्स जो लिया है, ये जो दिखाया है वो गलत दिखाया है। फोर्स अपना जो है F, इससे देख पा रहे हो माइनस के कैप में है, तो कायदे से आपको अगर एग्जैक्ट दिखाना है तो इसको आपको दिखाना चाहिए ऐसा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। एक सेकेंड, तो वहां से अगर आप दिखाएंगे तो ये नेगेटिव है, तो माइनस आई कैप और dx, तो ये माइनस आ गया है वहीं से। क्लियर है बच्चों, पॉजिटिव k/2a होगा, पॉजिटिव क्यों होगा बताओ, यहां पे फोर्स की वैल्यू रखो, ये रहा तुम्हारा वेक्टर -k/x² आई कैप, और dx तुमने आगे लिया है x, ये x होगा कुछ ना, ये x होगा, यहां से अगर कहीं पे आप x है, x से हल्का सा ये x है, तो x से थोड़ा सा आगे बढ़कर आपने dx डिस्प्लेसमेंट लिया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि वोट एवर बी द फोर्स एट dx, whatever be the force at x, it is same as at a distance x plus dx। क्लियर है, ये रिजल्ट नहीं है, ये फोर्स आपको गिवन है, ये फोर्स मैंने गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, तो उसी से हमने जो भी दिया है उस डॉट ले लिया अपने आप, आई डॉट आई, तो वहां से आपको ये मिल गया। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वर्क डन नेगेटिव होगा। क्लियर है बच्चों, चलो बैकलॉग आप धीरे धीरे करिए भाई, आप न्यू स्टूडेंट है, तो सबसे पहले बता चुका हूं, एक ही बार कितनी बार बताऊंगा कि एनएलएम का पहले बैकअप कर लीजिएगा और धीरे धीरे इसको भी कोशिश करिए, चाहेंगे तो हो जाएगा सब। तो अगर मान लो यही फोर्स अगर कोई 2 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स हो, F इज इक्वल टू कुछ x² आई कैप, है ना, प्लस वाई जे कैप, एक फोर्स है, फाइंड वर्क डन, ये सब हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में कर रखा है। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स इफ particle is displaced from 1, 2 to
2,3, 1,2 to 2,3। ठीक है, एडवांस सभी तो होगा ही, ठीक है, वो तो बहुत मैंने कांस्टेंट के लिए किया था। कोई बात नहीं भाई अनुराग, कोई बात नहीं है, आपने सर्कुलर मोशन, इतनी जल्दी सर्कुलर मोशन का यूज नहीं आ जाएगा, बाकी तो आपने कर रखा है, इसको पढ़ते रहिए और जो भी छूटा है सर्कुलर मोशन के वो धीरे धीरे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतनी जल्दी इसमें सर्कुलर मोशन का यूज नहीं होगा। डॉट प्रोडक्ट मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, भूल गए आप शायद लेट ज्वाइन हो। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब वेक्टर में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। चलिए, तो इसका बच्चों बताओ जरा आंसर फटाफट कि अब इसका क्या मतलब है। इसको फिजिकली अगर इंटरप्रेट करोगे आप तो आपको क्या फील होगा कि एक कोई 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, एक कोई 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है ना, एक्स वाई प्लेन में एक कोई 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है एक्स वाई प्लेन में। मान लो ऐसे कोई 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा होगा, ठीक है। अब यहां से मान लो कि कोई पार्टिकल, आप देखो जो फोर्स है वो 2 डायमेंशनल फोर्स है ना, फोर्स जो लग रहा है वो 2 डायमेंशनल है, हर जगह पे फोर्स बदल रहा होगा। तो आप इसका लॉजिक समझो कि आप बोलोगे कि कहीं ये एक्स कॉमा वाई पे रहा होगा, ध्यान से देखो, कहीं पर ये पार्टिकल x कॉमा वाई पे रहा होगा, मतलब ये डिस्टेंस x है और ये अपना y है। तो कहीं पर ये यहां पर x कॉमा वाई पे रहा होगा और ये फोर्स F लगा होगा, ठीक है। तो आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx मान लोगे। भाई ये सब मत पूछिए कि सर ये कितने लेक्चर होंगे, मैंने कोई ऐसा फिक्स बना नहीं रखा है कि मुझे इतने लेक्चर में इसको खत्म कर देना है। मेरा पर्पस होता है लर्न कराना, ठीक है। तो ये मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितने लेक्चर में खत्म होगा, उससे आपको मुझे लगता है बहुत कंसर्न भी नहीं होना चाहिए। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, आप परेशान हो गए, सुमित भाई पूछ रहे हैं कितने लेक्चर्स में होगा, ये बड़ी समस्या है। पढ़ाई करिए पढ़ाई, आप 2 ईयर की स्टूडेंट हो यार, आपको तो कोई टेंशन भी नहीं होना चाहिए। आप 2 ईयर के स्टूडेंट हो, आपको क्या टेंशन होना चाहिए। चलो एक बार रिपीटर बैच है, उनको टेस्ट देना है तो उनके लिए कंसर्न हो सकता है। आपको तो लर्निंग अप्रोच होना चाहिए, आप केवल लर्न करना चाहिए आपको कि जो चैप्टर हो जा रहा है उसमें आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं। तो यहां से मान लो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है dx, तो dx एक बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो dx एक बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको आप स्ट्रेट लाइन की तरह ले सकते हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो dx है ये साइमल्टेनियसली इधर भी मूव किया और कुछ इधर मूव किया, बोलो। तो यहां से आप बोल सकते हो कि 2 डायमेंशनल में ये x से आगे गया कुछ dx और यहां कुछ ऊपर गया dy। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर है अपना, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है ds। ये सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर ds जो है क्या है, ये सभी बच्चे समझ पा रहे हैं भाई ds क्या है। तो ये सभी बच्चे समझ पाए कि ds क्या लिया है मैंने, ds एक ये ds वेक्टर है, 2 डायमेंशनल वेक्टर है। जैसे 2 डायमेंशनल फोर्स होगा तो 2 डायमेंशनल वेक्टर मानेंगे, ऐसा मैंने आपको बताया था डॉट में भी, नहीं याद है इसीलिए फिर से रिकैप करा दे रहा हूं जिनको नहीं याद है, ठीक है। तो ये ds हो जाएगा। तो जब भी 2 डायमेंशनल, अगर 2 डायमेंशनल फोर्स होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी 2 डायमेंशनल मानोगे। और ये इससे और क्या समझ में आता है कि जो फोर्स यहां पे x कॉमा वाई पे होगा वही फोर्स अपना यहां का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा x प्लस डी एक्स और ये हो जाएगा y प्लस डी वाई, बोलो। तो आप यही बोलोगे ना कि dx एंड dy आर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना, dx एंड dy आर वेरी
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो आवर फोर्स जो यहां पर होगा एट एक्स कॉमा वाई, वही फोर्स अपना यहां से यहां तक होगा, x प्लस डी एक्स से y प्लस डी वाई। तो फोर्स जो है चेंज नहीं होगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड। तो ये जो अपने पास है ये आप बोल सकते हो x प्लस डी एक्स इसका कोऑर्डिनेट होगा, ये y प्लस डी वाई इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो सभी बच्चे समझ गए कि यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू डायमेंशनल लेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में ही लेंगे। ठीक है, तो यहां से अब आप बता सकते हो कि डी डब्ल्यू वो हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ। तो आप यहां डॉट प्रोडक्ट लेना सभी बच्चों को आता है, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है ना। तो सेम यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास डी डब्ल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई, वाई डी वाई। बोलो बच्चों, यहां से ये 0 से W, और ये हो जाएगा तुम्हारा जहां से जहां चाहिए। देखो ये x की लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 2, और y की लिमिट कहां से कहां है, 2 से 3। तो x के लिए 1 से 2 कर दोगे और इसको 2 से 3 कर दोगे। इसको लिमिट ध्यान से रखना, लिमिट ध्यान से रखना। बहुत बच्चों ने आंसर निकाल लिया है, बहुत बढ़िया। तो W जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 1 से 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 2 से 3। तो ध्यान से इसको सॉल्व कर लेने का है। W हो जाएगा 1/3, अपर लिमिट देखो 8 माइनस 1 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा अपना 9 माइनस 4। क्लियर है बच्चों? तो यहां से अपना जो टोटल वर्क आएगा a कॉमा बी से, ठीक है, हमें कहां से कहां तक चाहिए था, हमें 1,2, यहां कहीं 1,2 रहा होगा, तो हमने इसको फंक्शन बना के इंटीग्रेट करके निकाला, क्योंकि 1,2 से 2,3 तक ये कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, तो फोर्स वेरिएबल होगा, इसीलिए हमें उसे इंटीग्रेट करके निकालना पड़ा। तो यहां से आप देखो क्या आ जाएगा अपने पास 7/3 प्लस ये हो जाएगा 5/2। तो अपने पास आ जाएगा ये 6, 14, 15। तो वर्क आ जाएगा अपने पास 29/6 जूल। सभी बच्चों को पता है वर्क क्या होता है, 29/6 जूल। ओजस्वी आंसर सही है आपका, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो 29/6 जूल। इस तरीके से आप 2 डायमेंशनल के लिए भी निकाल सकते हो। इनफैक्ट अगर 3 डायमेंशनल हो तो सभी बच्चों को अब आइडिया लग गया होगा कि 3 डायमेंशनल के लिए भी आप कर सकते हो बहुत आसानी से, है ना। 3 डायमेंशन के लिए भी आप कर सकते हो बहुत आसानी से। तो 3 डायमेंशनल के लिए भी आप क्या चूज कर लोगे, dx ds क्या चूज कर लोगे। अगर 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है तो dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। मानते हो? क्लियर है? तो इस तरीके से आप एक वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो आपने बोला कि जैसे W इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट dx ही कर रहे हो अगर आप, वेर f इज ए फंक्शन ऑफ x, वेर f इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड लीजिए, प्रीवियस स्लाइड देखिए, देखिए जो देखना है। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करिए कि क्वेश्चन साथ साथ में करिए, है ना। क्वेश्चन साथ साथ में खुद से करिए, क्वेश्चन खुद से साथ साथ में करिए, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। कहीं फंस रहे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि इसीलिए मैं आंसर तक निकालता हूं कि कहीं आप फंस रहे हैं तो तब मैच करिए। चलिए, तो अगर आप यहां पे आते हैं तो अगर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आप बोल सकते हो क्या होगा कि अगर मान लो फोर्स जो है F वर्सेस X का ग्राफ है ना,
फोर्स अपना डिस्प्लेसमेंट जो है वो सॉरी फोर्स जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट का है, तो डिस्प्लेसमेंट भी dx होगा। और मान लो आप इसको xi से xf इंटीग्रेट करोगे तो इसका टोटल वर्क निकलेगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है बच्चों? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन? याद करो, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता था? एरिया अंडर द कर्व। तो अगर फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ दे दिया जाए आपको, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ दे दिया जाए, देखो फोर्स वर्सेस एक्स का अगर आपको कोई ग्राफ दे दे, है ना, कोई भी ग्राफ, इसका यही तो मीनिंग है। फोर्स वर्सेस एक्स का अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए तो इसका क्या मतलब है कि इट इज बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। यहां से मान लो ये फोर्स वेरी कर रहा है, ये फोर्स का नेचर मान लो कुछ भी ले लिया, ये नेचर है आपका फोर्स का, तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट इज बेसिकली योर टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको क्या दिया जाए, आपको फोर्स और एक्स का ग्राफ दे दिया जा सकता है ना। ये है एफ जो कि किसका फंक्शन है, ये एफ ग्राफ किसका है? फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है कि अपना फोर्स एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग कैसे वेरी कर रहा है, अपना जो फोर्स है वो एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग कैसे वेरी कर रहा है। ये एक्स आई है, ये एक्स एफ है, तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा, तो एरिया अंडर एफ वर्सेस एक्स कर्व गिव टोटल वर्क डन, गिव टोटल वर्क डन, है ना, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व आपका जो भी होगा इसका यही मतलब है, दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स एक्स आई टू एक्स एफ, इसका यही मतलब है। ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व जो है आप निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका उस वेरिएबल फोर्स का वर्क मिल जाएगा। इनफैक्ट वेरिएबल ही नहीं, कांस्टेंट फोर्स का भी वर्क आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स है, तुम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स तो पढ़ा ही है ना, आपने याद है स्प्रिंग फोर्स सभी बच्चों ने पढ़ा है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता था? माइनस के एक्स। तो क्या सभी बच्चे इसका वर्क निकाल सकते हैं, है ना, सभी बच्चे इसका वर्क निकाल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स का, है ना। ये अपना स्प्रिंग फोर्स है, तो इस स्प्रिंग फोर्स का सभी बच्चे वर्क निकाल सकते हो। याद है ये स्प्रिंग फोर्स क्या हुआ करता था? स्प्रिंग काफी यूज है, तो स्प्रिंग वाला फोर्स का भी थोड़ा सा देख लेना। ये नेचुरल लेंथ होता था, है ना। मान लो आप इसे पुल कर रहे हो, तो नेचुरल लेंथ से मान लो आपने इसको पुल किया और ये कुछ एलोंगेट हो गया, मैं उसको यहां बना दे रहा हूं, तो यहां पे ये मान लो एलोंगेट हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये एलोंगेट हो गया, तो अब आप इजीली निकाल सकते हो इसका वर्क स्प्रिंग फोर्स का। ये एक्स मान लो एलोंगेट हो गया, तो एक्स एलोंगेट होने में ये आप इसे पुल कर रहे हो किसी फोर्स से, तो ऑब्वियसली के एक्स फोर्स जो होगा, के एक्स फोर्स जो होगा वो इधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स अपोजिट लगता है, तो यहां पे अपना स्प्रिंग फोर्स होगा और ये एक्स होगा। तो हम यहां पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क नहीं निकालना चाहते हैं, किसका वर्क निकालना चाहते हैं? स्प्रिंग फोर्स का। बहुत बढ़िया भाई गुरलीन। तो यहां पर अपना दो मेथड है, आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो या एरिया अंडर द कर्व से निकाल सकते हो, दोनों मेथड देखो। तो पहला अप्रोच ये है कि वर्क निकालना चाहते हो, वर्क डन, ये नेचुरल लेंथ है ना, ये अपना क्या है? ये नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ से आप इसको कितना एलोंगेट कर चुके हो? एक्स, है ना। नेचुरल लेंथ से आप इसको कितना एलोंगेट कर चुके हो? एक्स एलोंगेट कर चुके हो। तो इसमें जो फोर्स आएगा स्प्रिंग फोर्स वो के एक्स का आएगा, जो हमेशा चेंज हो रहा है, एक्स इज चेंजिंग।
तो यहां पे अगर वर्क निकालना चाहोगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, W स्प्रिंग फोर्स, DW पहले लिखोगे, वो क्या होगा किसी एक्स पे, वो होगा FS, है ना, इंटू आप क्या मानोगे, स्प्रिंग फोर्स अभी एक्स है, फर्दर आप क्या मानोगे, वही जो लॉजिक बताया था कि थोड़ा सा और डिस्प्लेस हुआ है कितना, dx। तो इस dx एलोंगेशन के लिए, इस dx एलोंगेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, इस dx एलोंगेशन के लिए, ठीक है, इस dx एलोंगेशन के लिए फोर्स और dx आपका स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा, वो वही होगा जो x पर है ना। तो आप सीधे सीधे लिखोगे Fs और यहां पे लिखोगे dx, ठीक है, और यहां पर दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है अपना cos पाई, cos पाई दिख रहा है सभी बच्चों को, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है cos पाई, ये क्लियर है सभी को। तो यहां पर माइनस होगा, जो ये चीज बता रहा होगा कि आप खींच रहे हो तो आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, जबकि स्प्रिंग फोर्स आपका नेगेटिव वर्क कर रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है। बिल्कुल आशीर्वाद है भाई सभी को, मैं रोज जो है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से 1.5 घंटे आपको आशीर्वाद ही देता हूं, वही आशीर्वाद फ्रूटफुल होगा, उसको आशीर्वाद समझ के ही लीजिए, ठीक है। सभी बच्चों को तो टीचर हमेशा ही बेस्ट विशेष देते ही रहते हैं पढ़ाकर, ठीक है। तो Fs dx cos पाई, तो dw अपने पास क्या हो जाएगा माइनस Fs dx, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि सिंस dx इज वेरी स्मॉल, है ना, सो स्प्रिंग फोर्स एट x elongation is same as for x plus dx elongation। बोल सकते हो कि नहीं बताओ, dx बहुत छोटा है, यही तो कैलकुलस मेथड है, यही तो करते आए हो, है ना। तो जो आप बोल रहे हो कि जो x पर है वही अपने पास x प्लस dx पे है। cos पाई कैसे आया, देखो स्प्रिंग फोर्स इधर है, फोर्स इधर है, F डॉट ds करते हो ना, F डॉट ds करते हो ना, तो आप cos पाई से करो या वेक्टर लिख के करो, आप स्प्रिंग फोर्स क्या लिखोगे माइनस के एक्स आई कैप अगर वेक्टर लिखना चाहो, और dx क्या लिखोगे, dx वेक्टर, ds वेक्टर क्या लिखोगे, अभी अभी तो किया है, ds वेक्टर क्या लिखोगे dx प्लस आई कैप। तो जब इनका डॉट लोगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स dx आएगा, वही चीज मैंने एंगल से बता दी है, वही चीज मैंने आपको एंगल से बता दी है, ठीक है बच्चों। सीट अपलोड हो जाएगी भाई, जल्दी अपलोड हो जाएगी, 1-2 दिन में हो जाएगी। तो वही चीज मैंने आपको एंगल से बता दिया, आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी यही चीज आएगा, शायद समझ गए होंगे। तो dw हो जाएगा माइनस के एक्स dx। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लो, 0 से w स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकाल रहे हो आप, और ये हो जाएगा 0 से x, तो w स्प्रिंग आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये अपना स्प्रिंग फोर्स का वर्क है, जो आगे तुम्हें एक फॉर्मूले के रूप में दिखेगा, ठीक है, आगे हम इस पे और बात करेंगे, फॉर्मूले के रूप में दिखेगा, ठीक है। हाँ, cos पाई का मतलब -1। इसी को दूसरे लॉजिक से भी कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, इसको आप दूसरा अप्रोच दे सकते हो ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। ग्राफ हम कहां प्रेफर करते हैं, मैं बता दूंगा आपको एससी वर्मा के कब कौन से क्वेश्चंस करने हैं, डोंट वरी, अभी नहीं कुछ करना है, अभी तो चैप्टर शुरू हो रहा है, पढ़िए अभी, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर इसका अप्रोच देखोगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ग्राफिकली, तो कर सकते हो। क्यों ग्राफिकली प्रेफर कर रहे हैं ये भी समझना है, क्या हर चीज ग्राफिकली कर पाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसको ग्राफिकली मैं प्रेफर क्यों कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, जल्दी बताओ।
क्लियर है? आगे बढ़े भाई। चलिए, हाँ भाई, इंटीग्रेशन के बिना गाड़ी रुक जाएगी, बिल्कुल। वर्क डन बाय, इसीलिए तो इतनी मेहनत करके बेसिक मैथ्स पढ़ाया गया था। तो इसका हम सेकेंड अप्रोच देखना चाहेंगे ग्राफिकली, और इसको ग्राफिकली क्यों प्रेफर करना चाह रहे हैं, कोई कमेंट करके बताएगा? क्या हर चीज हम ग्राफिकली कर पाएंगे? बिकॉज इट इज टाइम सेविंग। ओ वेरी गुड। टाइम सेविंग नहीं है बेटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। बहुत बढ़िया भाई हर्ष, बहुत बढ़िया। ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो हम इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो ट्रायंगल आएगा, है ना, या फिर कोई फिक्स आएगा, तो उसको हम निकाल पाएंगे। अगर ये पैराबोलिक होगा, ठीक है, ये पैराबोलिक होगा, तो आप कैसे कर पाओगे? आपको तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। दैट इज द रीजन बिहाइंड। तो आप ये देख रहे हैं स्प्रिंग फोर्स क्या नेचर क्या है, माइनस के एक्स। कैन यू कंपेयर विथ वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स लाइन? कैन यू कंपेयर विथ वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स लाइन? ठीक है, तो आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, और ये ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वाई इक्वल टू, और नेगेटिव स्लोप है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। हमें एक्स इक्वल टू 0 के आगे नहीं बनाना है, 0 से बनाना है, तो ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, हमें कहीं x इक्वल टू एक्स तक चाहिए ये ग्राफ, तो ये हो जाएगा अपना x इक्वल टू 0, और ये कुछ होगा x इक्वल टू एक्स। तो अपना जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो अपना एरिया अंडर द कर्व ये होगा। तो आप देख रहे हो कि एक हमें ट्रायंगल मिल रहा है जिसका हम एरिया इजीली निकाल पाएंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, पैराबोला होता, तो ये कर्व जो मिलता एरिया अंडर द कर्व, है ना, ये कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं मिलता। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड कि हम स्ट्रेट लाइन है इसीलिए प्रेफर कर पा रहे, नहीं तो नहीं करते। ठीक है, तो ये एरिया अंडर द कर्व होगा। इस समय फोर्स की वैल्यू क्या है? एक्स पे फोर्स कितना है? यहां पे तुम्हारा फोर्स देखो, वो कितना है? माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, यही तो है फोर्स। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? ये एल्टीट्यूड और ये बेस हो जाएगा। तो इसका एरिया अंडर द कर्व, ये क्या किसका ग्राफ है? स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है। स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है। तो यहां पर एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, और वो क्या हो जाएगा आपका? हाफ बेस। बेस जो है के एक्स है और हाइट नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव भी देंगे यहां पर, माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। बहुत बच्चे घबरा रहे होंगे कि सर एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है, आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, एरिया आपका ये वाला टर्म जो है, तो आप जो भी अगर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव पुट करिएगा। आपने काइनेमेटिक्स में तो कर ही रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैथ्स का नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। नेगेटिव साइन ये है कि इसका वर्क स्प्रिंग फोर्स का वो क्या है? नेगेटिव है, मतलब स्प्रिंग आगे जा रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा होगा। ठीक है, कांस्टेंट क्यों लगाऊंगा मैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो कांस्टेंट क्यों लगाऊंगा? कैसी बात कर रहे हो यार, आपने पढ़ा नहीं है क्या? कांस्टेंट हम कब लगाते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। यहां पे मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो मैं कांस्टेंट क्यों लगाऊंगा? उन बच्चों को मेरा सलाह है कि प्लीज आप ये सब बैकलॉग कर लीजिए, बहुत फंडामेंटल चीज पूछ रहे हैं आप। ठीक है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन अपना नेगेटिव होगा। ये क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कांस्टेंट मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन था, डेफिनेट इंटीग्रेशन था, इसीलिए हमने कांस्टेंट नहीं लगाया। इनडेफिनेट करता तो कांस्टेंट भी लगाता। ठीक है, चलिए, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। हम फिर लौटेंगे अभी वेरिएबल फोर्स में। तो आपको
थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि कैसे हम वेरिएबल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दीजिए, और एक कांस्टेंट फोर्स, एक और कर दीजिए, एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग, ये हमने वेक्टर में किया था, देखें कितनों को याद है। acting on a particle whose a constant force F equal to this acting on a particle, है ना, and displaces the particle from its initial position vector final position vector ठीक है, टू फाइनल पोजीशन वेक्टर दिस। जल्दी से करके बताओ इसका आंसर। इंस्टेंटेनियस वर्क कैसे निकाले? इंस्टेंटेनियस वर्क एफ डॉट डी एक्स ही करिए आप, बस उसमें ये होगा कि फिर आप इंटरवल नहीं दोगे, वो फंक्शन होगा, आप उसे इंटीग्रेट करोगे, अपर लिमिट जो है कोई वैल्यू नहीं होगी, वो कुछ 0 से x या 0 से x कॉमा y अगर 2 डायमेंशन है तो दैट इज योर इंस्टेंटेनियस, है ना। तो आप जनरल निकाल लो, फिर आपको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। अच्छा, वर्क कभी भी इंस्टेंटेनियस हो सकता है क्या? आप खुद बताओ, आप जो पूछ रहे हो भाई अमन, वर्क कभी भी इंस्टेंटेनियस हो सकता है क्या? पावर इंस्टेंटेनियस हो सकता है, वर्क जो है आपका, वर्क कभी भी इंस्टेंटेनियस हो सकता है क्या? 20 जूल बहुत बच्चों ने आंसर दिया है, 20 जूल बहुत बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए चेक करते हैं, ये सभी बच्चे कर सकते हैं, ये आपका पुराना चैप्टर है वेक्टर का, वो थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं बस। ये तो कर रखा है, बाकी तो आपने किया कि नहीं? ये तो जरूर किया होगा। तो यहां पे सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि यहां कांस्टेंट फोर्स है, तो आपको यहां इंटीग्रेशन नहीं सोचना है ना बच्चों, इंटीग्रेशन नहीं सोचना है आपको, यहां फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स का भाई रजत, तुमने तो बहुत बड़ा आविष्कार किया है, तुमने लिखा है -2 i कैप प्लस 12 j कैप माइनस 14 k कैप। नाउ यू विल बी इनवाइटेड इन MIT, आपको MIT में बुलाया जाएगा लेक्चर देने के लिए कि आपने वर्क को वेक्टर बना दिया। तो आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया है वो थोड़ा ध्यान से देखो। आप वर्क को जो है, डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, सब भूल चुके हो तुम लोग, मतलब डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कई बार बताया है कि किसी भी दो क्वांटिटी का डॉट लेकर जो हमें क्वांटिटी मिल रही है, इट इज ऑलवेज ए स्केलर। ठीक है, जिससे नहीं हुआ वो क्या करे? कुछ ना करे, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, उसको देखे, लर्न करे और क्या करे। तो कांस्टेंट फोर्स अपने पास ये है, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि इसमें हो क्या रहे। अगर आप XY प्लेन से देखो,
आपको एक एक चीज इसलिए एक्सप्लेन की जाती है कि पार्टिकल कहीं यहां पे रहा होगा, है ना, पार्टिकल कहीं यहां पे रहा होगा। इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर मतलब यहां से ओरिजिन से, तो योर इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज गिवन टू यू। ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर गिवन है और कहीं पे इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर भी आपको गिवन है, कहीं पे ये फिर यहां पे आ गया मान लो, तो आसान था, कर सकते थे। ये सब आप लोगों ने वेक्टर में भी किया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको वर्क पावर में भी मिलेंगे। तो यहां पर ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका, बोलो। तो आपको ये दिया हुआ है, देखिए आर आई दिया हुआ है, आर एफ दिया हुआ है, तो कई बच्चे ये नहीं समझ पाते कि कब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। शायद सभी बच्चे समझ गए कि यहां पे इसको यहां से यहां कौन मूव कराया है, एक कांस्टेंट फोर्स। इसको यहां से यहां कौन मूव कराया है, एक कांस्टेंट फोर्स। कोई एक कांस्टेंट फोर्स 3 डायमेंशनल है, देखो कोई 3, ये तो मैंने ब्लैक बोर्ड में बना दिया है, ये 3 डायमेंशनल फोर्स है, देख रहे हैं आप, इसका एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट है। तो ये एफ फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से ये बॉडी कैसे भी मूव की होगी, हमें नहीं पता किस पाथ से कैसे मूव की होगी, मान लो ऐसे मूव की होगी, तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बनाना आता है ना भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बना सकते हो, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कांस्टेंट फोर्स हो तो सीधे सीधे आप यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस निकाल लो, ठीक है, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एफ के साथ डॉट ले लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सभी बच्चे बता सकते हैं क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, याद है सभी को। तो ये हो जाएगा आर फाइनल, आर फाइनल अपने पास है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो, i माइनस ये माइनस आई कैप, 3 माइनस माइनस प्लस तो ये 4j कैप और 2 माइनस तो माइनस k कैप। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ वी आर रेडी टू कैलकुलेट w। ये यहां कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर फोर्स अपना कांस्टेंट है, ठीक है। तो सभी बच्चों को क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेक्टर, ये ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो चलो बताओ क्या आएगा आंसर, फोर्स आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। तो आपको W मिलता है -2 i डॉट i1 और प्लस 12 और फिर -4। तो फाइनली आंसर इज योर 10। सभी बच्चों का आंसर 8 क्यों आ रहा था, सही आ रहा था, मैं ही गलत हूं। यहां पे 6 है तो 12, तो 8 जूल। आप लोग का आंसर सही है भाई, आपका आंसर सही है, सही बोला तुमने। आई हैव डन ए ब्लंडर। 10 जूल अभी भी बच्चे लिख रहे हैं। आंसर इज आवर 8 जूल बाई 6 जूल क्यों लिख रहे हो, अच्छा कुछ गलत कर दिया है क्या मैंने। आर फाइनल है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और ये है 2i कैप माइनस, तो डिफरेंस करने में कुछ गलत किया है क्या, देखो माइनस आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस तो ये 4 और 2 माइनस, तो ये तो सही है। और अपना ये 2i 3i, तो यहां से अब तो सही है, ये -2 ये 12 और ये -4 सही है भाई। लास्ट स्टेप में 6, अरे हाँ यार क्या हो रहा है आज, सही है सही है सही है सही है, हाँ हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, डरा दिया तुम लोगों ने, तुम लोग इतने
जल्दी जल्दी कमेंट को देख के मैं डर गया। तो 12 माइनस 6 8 नहीं होता है, 6 होता है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो सभी बच्चों को अब ये क्लियर हो गया कि कब हमें इंटीग्रेशन सोचना है, कब नहीं सोचना है। क्लियर है? कहां पे प्लस के कैप होगा? टू माइनस वन, हाँ, 3 माइनस वन जे कैप और 3 माइनस माइनस वन 4, 2 माइनस वन, तो ये 2 माइनस वन यहां प्लस एक के कैप होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहां भी प्लस के कैप होगा, बाकी सब तो वही रहेगा। खैर ठीक है, आंसर सही है, प्लस के कैप है। क्या हो गया, अभी भी आंसर रॉन्ग बता रहे हैं बच्चे। 14, अरे 14 जे कैप कैसे आएगा मेरे भाई? वर्क निकाल रहे हो, जे कैप तुम्हारा क्यों आ रहा है? वर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वर्क अपना वेक्टर क्वांटिटी नहीं है मेरे भाई। अब बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां पे फिर 4 प्लस आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फाइनली किसी का आंसर सही नहीं है। अब जो है ये आएगा, ये प्लस आएगा 2 माइनस वन। ठीक है, 2 माइनस वन मैंने यहां माइनस लिख दिया था, वही बच्चों ने भी कर दिया होगा उनका आंसर। ये 2 माइनस वन प्लस वन होगा, तो यहां से आपका ये प्लस 4 होगा। तो 16 और ये अब सही है। तो आपका धैर्य, हाँ सही है आपका आंसर। जिनका 14 जूल है उनका सही है। क्लियर है बच्चों? चलो क्लियर है। तो देखिए, छोटी छोटी चीज से जो है, अब ये जेई मेंस में सवाल आएगा और यही चीज यहां पे गलत हो जाएगी। तो इसी चीज का आपको खासकर प्रैक्टिस करनी है। मुझे तो आप लोग बता दोगे, मेरे पास तो चांस है, आपके पास चांस नहीं मिलेगा। टीचर के साथ ये प्लस पॉइंट होता है, आपको चांस नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। और आप, ठीक है, तो सभी बच्चे 8 जूल या 10 जूल बोल रहे थे, वो देख लीजिए कहां गलती कर रहे हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ बताया जो आप पहले से जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते थे, तो ये मैंने आपको बताया। अब एक्चुअल फिजिक्स की बात करते हैं। ठीक है, अच्छी चीज पे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट पे। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, इस पे बात करते हैं। किसी कांस्टेंट फोर्स पे अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, किसी कांस्टेंट फोर्स पे मैं बात कर रहा हूं। कहानी कहां से शुरू हुई थी? तो देखिए, कोई अगर मान लीजिए आपके पास ब्लॉक है, या आपने यहां से किया था कहानी शुरू, कोई अपने पास ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक जो है, आप इसको मूव करा रहे हो किसी फोर्स एफ से, पुल करके, किसी एफ फोर्स से पुल करके आप इसको क्या करा रहे हो, मूव करके। और ये फोर्स अपना कांस्टेंट फोर्स है। ये अपना कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, किसी रस्सी से आप इसे खींच रहे होगे। इसका मतलब ग्राउंड से नॉर्म कांटेक्ट नहीं छूटता है, ग्राउंड से इसका कांटेक्ट नहीं छूटता है, ऐसा माना जा रहा है। तो आप इसे, ये एम मास का है, आप यहां, खैर एम की जरूरत अभी नहीं है, तो आप इसे जो है यहां पे थे,
ठीक है, अब मान लो आप इसे पुल करके ले गए, तो जब आप इसे पुल करके ले जा रहे हो तो कुछ ही टाइम के बाद वो मान लो यहां पर आ गया, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड या उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो थीटा एंगल बना रहा था, वो थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है, अभी भी थीटा एंगल से आप इसे पुल कर रहे हो। तो इस टाइम में मान लेते हैं कि इसके पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेते हैं एस। एस जो है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, एस अपना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। तो बॉडी जो है इसके पुल करने के वजह से ये ब्लॉक एस डिस्प्लेस कर गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें सीख रहे हैं आप। टेंशन इन ए स्ट्रिंग बताया क्या, क्या मतलब है, समझ नहीं रहे आप क्या पूछ रहे हैं। तो यहां पर अपने पास ये ब्लॉक है, तो यहां t इक्वल टू 0 से आप यहां पर आ गए, इसे कांस्टेंट फोर्स से आप पुल कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से बताओ कि यहां पर आप क्या बोलोगे। अगर कायदे से देखो तो आप इसको दो डायमेंशन से सोच सकते हैं, आप इसको दो डायमेंशन से सोच सकते हैं। एक तो आप फोर्स को कंपोनेंट ले लीजिए, आप इसको, मैं आपको दो अप्रोच सिखा रहा हूं कांस्टेंट फोर्स का वर्क लिखने के लिए, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पूरे चैप्टर में इसका बहुत यूज है। नहीं, ब्लॉक को कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना है, ब्लॉक एक डायमेंशन, ब्लॉक एक एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना है। आप यहां से यहां तक का पूरा, इसीलिए मैंने एस लिखा हुआ है। तो अगर ये बताओ कि फोर्स जो है, यहां कोई बच्चा बताएगा कि यहां पे वर्क क्या लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट फोर्स है। तो कायदे से देखो तो मैं इसका अगर कंपोनेंट ले लूं वर्क का, तो एक आपका डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है और एक डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। कौन? फोर्स का कंपोनेंट। ये इधर है एफ कॉस थीटा और इधर है अपने पास एफ साइन थीटा। दिख रहा है बच्चों? इधर है एफ कॉस थीटा और इधर है अपना एफ साइन थीटा। तो सभी लोग बता सकते हैं कि किसका वर्क, फोर्स क्या पूरा का पूरा फोर्स एफ वर्क कर रहा है? नहीं, एफ का कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है? along द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो आप यहां से बता सकते हो कि जो वर्क होगा, वर्क का जो एक्सप्रेशन होगा, ये सभी लोग समझ पा रहे हैं कि डब्ल्यू एफ जो होगा वो लिखा जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। ये लिख सकते हैं, कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। लेकिन यहां पर ये ध्यान रहे कि जो मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो मैंने टोटल फोर्स के लिए नहीं लिखा है, मैंने फोर्स का वो कंपोनेंट लिया है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो फोर्स पूरा का पूरा फोर्स एफ वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए इस डायरेक्शन का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वर्क के लिए। इसके लिए क्या बोलेंगे? व्हाट कैन यू से अबाउट एफ साइन थीटा का वर्क? जल्दी से कमेंट करके बताइए, व्हाट इज द वर्क डन बाय एफ साइन थीटा। अच्छा, इसको आप दो वेक्टर के डॉट में लिख सकते हो बच्चों, इसको आप दो वेक्टर के डॉट में लिख सकते हो। यही चीज अभी हम पढ़ के आए, वहां पे वेरिएबल था तो इंटीग्रेट कर रहे थे और यहां पर हम इसको ए डॉट बी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एफ डॉट एस आप लिख सकते हो, ये आप कांस्टेंट फोर्स के लिए एफ डॉट एस लिख सकते हो, है ना, एफ कॉस थीटा इंटू एस। बहुत बढ़िया भाई पुंडिम, जीरो होगा बिल्कुल, क्योंकि डब्ल्यू परपेंडिकुलर फोर्स जो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, इसका वर्क जो है जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बॉडी वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेस नहीं कर रही है। अगर बॉडी टू डायमेंशनल मोशन कर रही होती, वो एक्स में भी मूव कर रही होती और वाई में भी, तो इस फोर्स का एफ साइन थीटा का भी वर्क होता। बॉडी ऐसे अगर टू डायमेंशनली मूव कर रही होती तो इसका एफ साइन थीटा का इंटू वाई कर देते तो वहां का भी वर्क लेते, लेकिन यहां पर इसका वर्क जीरो होगा। तो इससे और भी बातें आपको समझ में आती है कि कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो उसका वर्क डन जीरो होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क डन? यहां से कुछ छोटी छोटी बातें देखें तो आप यहां पर एक बात और समझ पा रहे हैं कि व्हाट कैन यू से अबाउट एफ कॉस थीटा।
एफ कॉस थीटा क्या है? W इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये जो आपने लिखा है इसके बारे में और समझिए. व्हाट कैन यू से अबाउट एफ कॉस थीटा? इट इज component of force along the direction of displacement of body. तो हमें एक रास्ता मिला कि कांस्टेंट फोर्स के वर्क को लिखने का. क्या रास्ता मिला कि हम क्या कर सकते हैं? हमें यह रास्ता मिला कि हम अगर किसी कांस्टेंट फोर्स का वर्क लिखना चाहें, तो हमें एक रास्ता मिला कि हम फोर्स का क्या करें, कंपोनेंट ले लें और वो कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, अगर वो पैरेलल है तो प्लस होगा, अगर एंटी पैरेलल है तो माइनस होगा. क्लियर है बच्चों? तो यहां पर इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी. ठीक बात है. अब ये बताओ कि अगर ये पूरा का पूरा फोर्स परपेंडिकुलर हो तो अच्छा, यहां से और भी चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो. व्हाट इज द मैक्सिमम डब्ल्यू मैक्स कब होगा? किसी फोर्स का, कांस्टेंट फोर्स का मैक्सिमम वर्क कब होगा? कमेंट करके बताइए. maximum case of maximum work done of a constant force, case of maximum work of a constant force कब होगा? कमेंट करके बताइए. किसी कांस्टेंट फोर्स का मैक्सिमम वर्क कब होगा? बिल्कुल 0 डिग्री पे. मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, मतलब तो पूरा का पूरा पैरेलल हो. मतलब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप बोलोगे कि यही कांस्टेंट फोर्स सबसे ज्यादा वर्क करने जा रहा है, कि ये पूरा का पूरा ये एफ जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी के एस भी इधर ही है ना. तो आप बोल सकते हो कि एफ वेक्टर और एस वेक्टर पैरेलल हो जाए. तो आप बोल सकते हो कि व्हेन एफ वेक्टर इज पैरेलल टू एस वेक्टर, योर थीटा इज 0 डिग्री, डब्ल्यू मैक्स होगा और वो होगा एफ इंटू एस. डब्ल्यू ये बहुत फंडामेंटल्स हैं, तो ये डब्ल्यू एफ इंटू एक्स. ठीक है, कांस्टेंट फोर्स के लिए जब फोर्स पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो जाए तो हम बोलेंगे वो मैक्सिमम होगा. और 0 सभी बच्चे समझ रहे हैं. मिनिमम तो पाई होगा. अगर ये परपेंडिकुलर हो जाता है, फोर्स अपना डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये समझ पा रहे हो कि ये जैसे अपना एस वेक्टर है और ये फोर्स वेक्टर है. तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका वर्क डन जो होगा वो हमेशा जो है यहां पर ऐसे फोर्स का वो 0 होगा, क्योंकि यहां पे थीटा पाई बाई 2 है ना. तो कॉस पाई बाई 2, एफ एस कॉस पाई बाई 2 अपना 0 हो जाएगा. तो ये आप फंडामेंटल बात यहां से देख पा रहे हैं. ठीक है, लेकिन इससे जो सबसे बड़ी बात इसमें जो छुपी है, अब मैं वो बताने जा रहा हूं. ध्यान दीजिएगा. आपको मैंने वर्क निकालने का एक तरीका बताया कांस्टेंट फोर्स का, कि आप फोर्स का कंपोनेंट ले लो. फोर्स का कंपोनेंट ले लो किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है. लेकिन इसका एक दूसरा भी नजरिया हो सकता है. ठीक है, दूसरा नजरिया क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे चल के आपको इसका इंपॉर्टेंट पता चलेगा. आप ये बताओ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, बताइएगा. ये जो अभी आपने बनाया था, है ना, ये जो अभी आपने बनाया था, देखो तो ये फोर्स एफ है. ठीक है, अब इसको दूसरा नजरिया क्या है उसको समझते हैं.
मान लो ये यहां आ गया था, कांस्टेंट फोर्स है ना, कांस्टेंट फोर्स है, और ये डिस्प्लेस हुआ था इस तरीके से। ध्यान से देखना, आप ये बताओ कि जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ये हमेशा ऐसे ही डायरेक्टेड रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये एंगल था थीटा, ये था एस। तो कोई बच्चा ये बता सकता है कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग एन, बहुत बढ़िया भाई गुरलीन, बहुत बढ़िया, यही मैं बताने जा रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग एफ, ये आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, यही चीज समझना है। और ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत छोटी सी बात बहुत पावरफुल है। कैसे पावरफुल है आपको आगे समझ में आएगा। अब मैं इसको ये बोल सकता हूं कि जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन तो फिक्स है, अब मैं फोर्स का कंपोनेंट नहीं ले रहा हूं, एस का कंपोनेंट लू। सबने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, कंपोनेंट लेना मतलब डॉट प्रोडक्ट लेना या प्रोजेक्शन लेना, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। तो मैं अगर इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं इस एस का, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो यहां पे मैं एक क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। देखो ध्यान से, तो ये अगर थीटा है, ये एस है, तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट होगा, मान लीजिए मैं ये ए बोल रहा हूं, ये बी बोल रहा हूं और ये सी बोल रहा हूं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। तो तुम्हें ए सी क्या मिलेगा, इट इज ए बी कॉस थीटा, बोलो। और ए सी है क्या, ए सी अपने पास क्या है, ए बी कॉस थीटा, मतलब एस कॉस थीटा, ठीक है। और ए सी क्या है, ए सी क्या है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी along the direction of applied force. AC is basically displacement of the body along the direction of applied force. तो ये दूसरा भी अप्रोच हो सकता है कांस्टेंट फोर्स का वर्क लिखने का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, displacement of the body along the direction of applied force. So this is basically your s cos theta. This is basically your s cos theta. ये अपना जो है s cos theta है, ठीक है। तो s cos theta के बारे में हमने क्या सीखा, ये सीखा। और इसका और मीनिंग समझो, आप ये बताओ, इसको और एक भाषा में इसका एक और भी नाम है, वो क्या है, ध्यान से सुनो। जब फोर्स तो कांस्टेंट है, वो हमेशा इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। मान लो बॉडी जब यहां पे थी, ब्लॉक जब यहां पे था, तो फोर्स कहीं कुछ यहां रहा होगा, तो इसका मतलब ब्लॉक जब यहां पे रहा होगा तो फोर्स कैसे डिस्प्लेस हुआ, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसको हम और भी क्या नाम दे सकते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अरे भाई नहीं लिया, मेरी मर्जी है, नहीं लिया मैंने, आपको मैं दूसरा व्यू बता रहा हूं। फोर्स का कंपोनेंट ले लो, उससे भी आएगा। अब मैंने फोर्स का कंपोनेंट नहीं लिया, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। उसका रीजन है, मैं दो आपको अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है। क्यों नहीं लिया, इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको एक अप्रोच बताना चाह रहा हूं, इसलिए नहीं लिया। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, अभी ब्लॉक यहां पर है, तो ये फोर्स यहां पे लग रहा था, ठीक है। फिर ब्लॉक जो है जब यहां पर आ गया तो फोर्स यहां पे, तो कोई बच्चा ये फील कर पा रहा है कि जैसे जैसे ब्लॉक इधर आ रहा होगा, फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स का जो डिस्प्ले मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, वो भी डिस्प्लेस हो रहा होगा। ये जो मैं ऐसे डॉट करके बना रहा हूं, एक तरीके से ये क्या है, ये बात समझ पा रहे हो कि अगर ब्लॉक यहां पर रहा होगा, मान लो ब्लॉक यहां पर रहा होगा, तो उसके लिए अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स यहां पर आ चुका होगा, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है। इसी तरीके से तो जब ब्लॉक यहां से यहां गया है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अपना जो फोर्स है, उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, वो इस लाइन में यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस किया है। ऐसा आप समझ पा रहे हैं सभी बच्चे,
कि जो फोर्स है उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिया है। ये सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो इस एस कॉस थीटा को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिल्कुल, या इसको आप बोल सकते हो इट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ displacement of point of application, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जहां पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट भी बोला जा सकता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का भी डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइए। जब ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब इस डायरेक्शन में यही फोर्स है, फोर्स तो यही है, देखो ये एफ, मतलब ये इस तरीके से लग रहा है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से यहां पर हुआ। तो सभी बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये जो अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये मूव कर रहा है ब्लॉक के मूव इधर करने से। मान लो अभी ब्लॉक यहां पर है, इसको मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ब्लॉक मान लो अपना यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, ब्लॉक इस तरीके से मूव कर रहा है, और जो उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स उस पर कैसा लग रहा है, हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा है, बताओ, इस लाइन के पैरेलल लग रहा है, ठीक है। तो आप देखो कि जो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये यहां पर होगा तो एक तरीके से ये रहा, ये यहां पर होगा तो एक तरीके से ये रहा, ये यहां पर होगा तो एक तरीके से ये रहा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूं, है ना, इसका एफ, ये एफ है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है। तो यही चीज आप बोल सकते हो कि आइदर इट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये बात अगर आप जान गए तो बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन से आप बच जाएंगे। और आप इसका पावर अभी देखिएगा, इसका पावर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप इसका पावर देखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो व्यू पॉइंट है, इसका पावर कितना ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो जो बच्चों को ये नजरिया क्लियर है, जिन बच्चों को ये नजरिया क्लियर है, वो देखिए ओरली जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन देखकर सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और मजा आएगा। इस कि जो मैंने आपको दो अप्रोच दिए हैं उसका फंडामेंटल देखिए, उसका फायदा उठाने जा रहे हैं आप। मान लो एक स्ट्रिंग बॉब सिस्टम है, मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग बॉब सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग बॉब सिस्टम है, तो ये जो स्ट्रिंग बॉब सिस्टम है, कहीं पे ये हैंग कर रहा है, ये यहां पे हैंग कर रहा है, ठीक है। आपने इस पे क्या किया है, इसको पुल करना शुरू किया है, आपने इसको पुल करना शुरू किया है एक कांस्टेंट फोर्स से। ध्यान से सुनिएगा,
एक कांस्टेंट फोर्स से आपने इसको पुल करना शुरू किया है, इसका मास m है, ठीक है, और आपने इसको कांस्टेंट फोर्स से पुल करना शुरू किया है, इसका लेंथ l है, और आप इसको ऐसे पुल कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग बॉब सिस्टम है, आप उसको लेके ऐसे सीधा पुल कर रहे हो, हॉरिजेंटली इसको पुल कर रहे हो। तो जब ये हॉरिजेंटली पुल कर रहे हो तो ये ऊपर उठेगा, ठीक है, ये ऊपर उठेगा, और मान लो किसी टाइम के बाद ये कहीं यहां पर आ जाता है, किसी टाइम के बाद मान लो ये कहीं यहां पर आ जाता है उठते हुए, स्लोली पुल करा रहे हो, ठीक है, स्लोली पुल करा रहे हो, आप इसको यहां पे लेके आ जा रहे हो, फोर्स तो कांस्टेंट है तो फोर्स अभी भी ऐसा ही लगता रहेगा, फोर्स तो कांस्टेंट है तो अभी भी ऐसा ही लग रहेगा। मान लो ये ए पॉइंट है और ये अपना बी है, और ये कुछ एंगल थीटा है, ये कुछ एंगल थीटा है, ध्यान से देखिएगा। अब आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है, इसकी ट्रेजेक्ट्री तो सबको पता है, सभी बच्चों को, कि कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा ये, है ना, ये कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा। अब यहां पे mg भी लग रहा होगा, इधर mg भी लग रहा होगा, यहां पे mg भी लग रहा होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a से b में f और mg का वर्क बताओ, फाइंड वर्क डन by f and mg। when Bob from A to B। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अगर A से B के लिए ऐसे गया ये, है ना, आप इसको खींच के ले जा रहे हो, तो दो लोग वर्क कर रहे हैं, F और mg, दो फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों का आपसे वर्क पूछा जा सकता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, अगर आपको अप्रोच नहीं पता है, आपको सीधे एफ डॉट ds पता है, तब तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको अप्रोच नहीं पता है, कौन सा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला, अगर वो आपको नहीं पता है तो आप उसको इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं तो आप ओरली करेंगे। कौन से अप्रोच से, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से। थोड़ा सा मैं समय देता हूं, 2 मिनट, देखें कितने बच्चे सोच पाते हैं। सेकंड अप्रोच, इसमें सेकंड अप्रोच सोचो कि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना डिस्प्लेस हुआ है, वहां से आप लिख सकते हो। देखें कितने लोग कुछ सोच पाते हैं, सोचिए, जरूरी नहीं कि आप कर पाए, बट सोचिए जरूर, ठीक है। पहली बार में कोई नहीं कर पाता है, मैं हूं, आप हूं, कोई नहीं कर पाता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा सोचिए कि आपने इसको पुल किया और धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, तो हमें यहां से यहां तक का डिस्प्लेस हुआ है ना, तो एफ और mg का वर्क बताना है। तनिष्क ने बताया है FLR साइन थीटा। बहुत बढ़िया भाई तनिष्क, बहुत बढ़िया। क्या आप 2 ईयर के बच्चे हो? बहुत बढ़िया। अगर आप 2 ईयर के बच्चे हो और आपने सोच लिया, मजा आ गया, आपने कम से कम किसी एक ने तो बताया FLR साइन थीटा। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा बेटा, उस पे आप मत जाओ, दोनों का अलग अलग आप देखो वर्क, आपके रिजल्टेंट फोर्स पे मत जाइए, आप दोनों का अलग अलग वर्क देखिए। रिजल्टेंट तो लगेगा, वो बात ठीक है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। चलिए अब मैं करता हूं, आपको मैं 2 मेथड बताता हूं। मान लो आपको कुछ नहीं पता है, आपको नहीं पता है, आप बेसिक मेथड पहले सीखिए, फंडामेंटल मेथड सीखिए। आपको नहीं पता कुछ भी, आपको सेकेंड अप्रोच आप नहीं सोच पा रहे, मान लीजिए,
तो आप फंडामेंटल अप्रोच सीखिए। देखिए ये कायदे से कांस्टेंट फोर्स है, ये कायदे से कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखिए पहले मैं एफ की बात करता हूं, एमजी की बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन से करना चाहेंगे आप, तो इंटीग्रेशन से आप देखिए कैसे करेंगे, या पहले मैं सेकेंड अप्रोच आपको बता देता हूं। देखिए एफ इधर लग रहा है, मैंने आपको बताया था कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक आर्क में हो रहा है। चलिए मैं पहले सेकेंड अप्रोच ही बता देता हूं, जो बढ़िया अप्रोच है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक आर्क पे हो रहा है, ये आर्क में मूव कर रहा है। बट मैंने आपको अभी बताया कि फोर्स के दो अप्रोच हैं लिखने का, या तो आप फोर्स का कंपोनेंट लो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अबाउट, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है, वो बेसिकली क्या आता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो कि ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स था, तो ये फोर्स हमेशा ऐसा लगता रहेगा। ये कांस्टेंट फोर्स था तो ये हमेशा ऐसा लगता रहेगा। ये बात सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि जो अपना फोर्स है वो एक कांस्टेंट फोर्स है, तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से लगता रहेगा। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, जब ये बॉडी यहां पे थी तो इसका फोर्स यहां पे था। अब आप मुझे बताओ कि जो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, क्या हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है? भाई ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ध्यान से देख के आप समझ पा रहे होंगे अब कि ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये इस तरीके से, जब ये बॉब यहां पे था तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक तरीके से यहां पर था। उसके बाद जब ये बॉब यहां पे आया होगा तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, जो ऐसे आप पैरेलल ही तो है। तो आप बोल सकते हो कि बॉब का यहां से स्विंग होना, बॉब का यहां से स्विंग होना, ठीक है, बॉब का यहां से स्विंग होना, ये एफ का डिस्प्लेसमेंट बताता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अपना कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो बॉब अगर यहां से यहां स्विंग हुआ है तो आप बोल सकते हो कि जो अपना फोर्स लग रहा है, फोर्स है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो बोल रहे हो, उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्या? फोर्स का। या फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट लोगे, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट खींचोगे, उसका फिर फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे, बात वही है। तो आपको यहां से ये मिल जाएगा कि जो अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ। तो इससे आप इंटीग्रेशन से बच जाएंगे, एक भारी भरकम इंटीग्रेशन से, और ओरली ये आंसर दे सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ, ठीक है, कितना होगा? ये अगर एल है तो ये भी एल है, तो ये कितना होगा? एल साइन थीटा। यही एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया था। ठीक है, तो आप देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो इसका वर्क आप ओरली लिख सकते हो, डब्ल्यू एफ ए टू बी, या आप लिख सकते हो एफ इंटू एल साइन थीटा। हो गया आंसर, एफ इंटू एल साइन थीटा। आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी अप्रोच पे मैं आपको एक चांस और देता हूं, आप एमजी के लिए बताओ। आपको मैं एक चांस और दे रहा हूं, ठीक है, फिर से देखें कितने लोग करते हैं। एमजी, एमजी जो है हमेशा वर्टिकली लगता है, कांस्टेंट फोर्स है, हमेशा वर्टिकली लगेगा। तो एमजी का वर्क बताइए, इस पर क्या एमजी का वर्क रहा होगा? एमजी का वर्क बता दीजिए, सोच के बताइए इसी अप्रोच से,
थोड़ा सोचेंगे तो कर ले जाएंगे। और अगर आपको ये अप्रोच अगर आ गया तो आप बहुत स्मार्टली जो है कई सारे कांस्टेंट फोर्स का वर्क लिख पाओगे बिना इंटीग्रेशन के। mg इंटू टोटल लेंथ माइनस एल कॉस थीटा। हम्म, दुर्गेश ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया भाई दुर्गेश, बहुत बढ़िया। ओजस्वी ने सही आंसर दी नहीं, रमा ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। चलो सोच लिया तुम लोगों ने, चलो अब करते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जब ये बॉब यहां पे था तो mg यहां पे लग रहा था, और धीरे धीरे ये देखो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन mg का ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, यहां तक आ गया। तो mg जब बॉब यहां पे था तो mg यहां पे लग रहा था, जब ये बॉब यहां पर है तो mg यहां पे लग रहा है। तो और हमेशा ये वाई डायरेक्शन में, तो इतना नहीं सोच पा रहे हो तुम लोग कि धीरे धीरे ये mg ऊपर उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, यहां तक आ गया। तो यहां से यहां आने में वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी शिफ्टिंग कितनी हुई है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना मूव किया है, ये नहीं सोच पा रहे हो। वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितना मूव किया है, देखो इतना ही तो मूव किया है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ mg। ये mg का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है। मुझे इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका होगा, ये होगा कितना, दिस इज, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ निकाल सकते हो, ये एल है, ये लेंथ कितना होगा एल कॉस थीटा। तो ये कितना होगा एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, अभी भी बहुत बच्चे केवल नहीं कर पाए। देखिए ट्रायंगल से आप बना सकते हो, सिंपल था। ये एल है, ये थीटा है, आपको यही तो चाहिए था। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। ये पूरा कितना है, ये है एल, तो ये कितना हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। ये नहीं कर पा रहे हो, एल वन माइनस कॉस थीटा, मैंने अलग से बना दिया है, एल वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि mg का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो जैसे जैसे बॉब ऊपर जा रहा है mg का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो ऐसे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। यहां से यहां आने में ये यहां से इतना ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इसका आप बोल सकते हैं कि इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है इसका डिस्प्लेसमेंट है एल वन माइनस कॉस थीटा। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज displacement of point of application of mg, displacement of point of application of mg। तो आप डायरेक्ट mg का भी वर्क लिख सकते हो, WMG
फ्रॉम ए टू बी, वो हो जाएगा mg इंटू एल 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पे एक माइनस भी आएगा। क्यों माइनस आएगा ये बता पाएंगे आप लोग? यहां पे एक माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा? ये माइनस क्यों आएगा ये बता पाएंगे? यहां पे माइनस क्यों आएगा ये बता सकते हैं? यहां पे माइनस क्यों आएगा? इसलिए माइनस आएगा क्योंकि फोर्स देखो, जिधर फोर्स था डिस्प्लेसमेंट एल साइन थीटा भी उधर था, जबकि mg जिधर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अपोजिट शिफ्ट हो रहा है, अपोजिट शिफ्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया हरिंद्र, अभिलेख बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जो अपना जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो फोर्स के अपोजिट शिफ्ट हो रहा है। ये mg इधर है और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो आप नेगेटिव साइन के बारे में बता सकते हैं कि ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स है। तो ये सब बहुत फंडामेंटल चीजें हैं जो आगे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन में काम आएगी। ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव हियर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव हियर। तो बच्चों आप लोगों को जो सेकंड अप्रोच है उसका पावर आपको समझ में आया? अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये मैंने आपको रेडीमेड दे दिया है ना। आपको मेहनत कराना चाहिए था मुझे, और वो मेहनत जिसको ये चीज नहीं पता है वो कैसे करेगा? नॉर्मल मेथड देखिए, मतलब पहला अप्रोच क्या है? पहले हम एफ का निकालेंगे फिर mg की बात करेंगे। पहले हम एफ का निकालेंगे फिर mg की बात करेंगे। तो अभी मैं यहां से mg गायब कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला अप्रोच क्या होगा? पहला अप्रोच क्या है? पहला अप्रोच अपना यही था कि हम जो है क्या करेंगे, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कंपोनेंट लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो मान लेते हैं कि कहीं पे ये ऐसे जा रहा था और किसी फाई पर आकर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा डी फाई का, है ना। ये बॉडी जो है कहीं यहां पर होगी कभी, ठीक है, और ये बॉडी जब यहां पर होगी तो इसने फाई पे जाके डी फाई का डिस्प्लेसमेंट लिया। फोर्स तो आपका अभी कांस्टेंट फोर्स है ऐसे लग रहा है, बट द प्रॉब्लम ये है आपके पास कि ये जो फोर्स है अगर डिस्प्लेसमेंट किधर है, देखो डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, ये ds है, देख पा रहे हैं आप, ये ds वेक्टर हो गया और फोर्स इधर हो गया। ये एंगल अपना फाई है, ये एंगल जो हमने लिया है ये एंगल अपना फाई है, और ये क्या है डी फाई। ठीक है, तो डी फाई बहुत स्मॉल है, तो ये एंगल जज करो, ये एंगल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये फाई, ये 90, ये 90 माइनस फाई, है ना। तो क्या दिख रहा है आपको? ये 90 माइनस फाई, तो ये एंगल फिर से ये फाई, ये 90, ये कितना 90 माइनस फाई, तो ये कितना 90 माइनस फाई, तो ये एंगल कितना फाई, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। तो अब आप देखो जो पहला अप्रोच है, ठीक है, पहला अप्रोच है, अरे भाई टाइम ओवर नहीं हुआ है, अभी 10 मिनट है, 7 मिनट। आप मुझे प्लीज ऐसा मत बताइए आप चले जाइए क्लास छोड़ के, मुझे कब छोड़ना है मुझे पता है। एफ जो ये फाई है, दैट इज द प्रॉब्लम। रोहित बाबू आपको ये जो कमेंट करके पता चल रहा है कि हाउ यू आर इंक्लाइंड इन दिस टाइप ऑफ थिंग। आपका तन मन और धन तो लग चुका है, धन तो आपका लग चुका है, तन भी लगा हुआ है, बट मन नहीं लग रहा है। अच्छा 7:15 है, सॉरी वो पढ़ाने में ये ऐसा ही होता है। ठीक है रोहित, आप बिल्कुल सही हैं, मैं ही गलत हूं, आज मैं ही गलत हो रहा हूं। ठीक है, तो रोहित भाई आपने बिल्कुल सही याद दिलाया, 7:30 होने जा रहा है, मुझे दिमाग में नहीं है, 7:15 इज द टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे करते हैं इसको, ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, ठीक है।